नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, जो आज की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली चुनाव सबसे की इशू है। प्रधानमंत्री भी उसमें कूद पड़े हैं। वो प्रधानमंत्री ने भी जो उनको जो भाषा आती है उसी भाषा में उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया है। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव में एक पक्ष विपक्ष की पार्टी होती है, लेकिन किसी भी विपक्ष की पार्टी को एक बड़ा चुनाव लड़ना पड़ता है इलेक्शन कमीशन से भी, क्योंकि वो शायद भाजपा से ज्यादा एक मजबूती से इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन लड़ने लगा है कि कैसे भाजपा को जिताया जाए। मैं उस पे एक टिप्पणी चाहता हूं। उस पे आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीद है कि भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, समझते हैं, मोदी जी की हर चाल से वाकिफ हैं, उनको मोदी जी की भाषा में जवाब देने से नहीं चूकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को आपके हिसाब से कैसे हैंडल किया जाएगा इस इलेक्शन में, अभय भाई? देखिए, मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सरकार का प्यादा बन चुका है, बिल्कुल लिजा है, रीढ़हीन हो गया है। इन बातों में कोई शक नहीं रह गया है। अब सार्वजनिक रूप से सभी लोग खुल के इसके ऊपर टिप्पणियां करने लगे हैं। ये जो शब्द, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे दूसरे पत्रकार मित्रों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द हैं चुनाव आयोग के बारे में। ये मूल मेरी उपमाएं नहीं है जो मैं चुनाव आयोग को दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के चुनाव आयोग से, जिसका खुलकर सत्तारूढ़ दल के साथ में गठजोड़ हो गया है, एक ही तरीका है कि आप पूरी तरीके से सतर्क रहें और एक एक चाल के ऊपर नजर रखें। और मुझे लगता है कि इस मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी ने ठीक किया है। मुझे नहीं पता कि आगे वो कितना इस लड़ाई को आगे चला पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस इस लड़ाई को चला पाने में नाकाम रही है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ जो समर्थक बुद्धिजीवी थे, जो इन्हीं प्रश्नों पे काम करते हैं, मतलब चुनाव वाले और वोटिंग वाले सवालों पे काम करते हैं, उन्होंने अनौपचारिक रूप से कांग्रेस को एक राय दी थी कि वो ऐसे तमाम कार्यकर्ता झारखंड में और महाराष्ट्र में नियुक्त करें जो हर मतदान केंद्र के ऊपर मतदान खत्म होते ही जित करके फॉर्म 17C प्राप्त करें। उसके लिए जितने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी, 1.5 लाख महाराष्ट्र में जरूरत थी, 3 पार्टियां थी वहां पर, 1.5 लाख कार्यकर्ताओं की वो जुगाड़ कर सकती थी। इसके बाद 1 लाख ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत झारखंड में थी। तो झारखंड में तो वो जीत गए, लेकिन भाजपा की गलतियों ने भी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन महाराष्ट्र में वो सब इंतजाम नहीं कर पाए, वो लड़ नहीं पाए और बाद में शिकायतें करते हुए रह गए। आम आदमी पार्टी ने ये करने की बजाय कि हम बाद में चुनाव हार जाएं और उसके बाद शिकायतें करते हुए घूमें, उन्होंने शुरू से ही पेशबंदी करनी शुरू कर दी है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी निगाह ये है कि कहां भारतीय जनता पार्टी वोट जुड़वा रही है, कहां भारतीय जनता पार्टी वोट कटवा रही है, किसके वोट कट रहे हैं, किसके जुड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई क्या कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरीके से उसने सक्रियता शुरू कर दी है। वैसे संजय सिंह वोटर लिस्ट हाथ में लेकर निकले हुए हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, देखिए आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। मतलब इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो इसमें जब कोई पार्टी इतनी सतर्क होगी, उसके कार्यकर्ता इस सवाल पर सक्रिय होंगे, तो चुनाव आयोग भी कुछ करने से पहले 2 बार सोचेगा। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाए। तो मुझे लगता यह है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 6 और फॉर्म 7 चुनाव आयोग को दे रही है, कुछ अनाम लोगों के जरिए, जाहिर है ऐसे लोगों के जरिए वो नहीं दे रही है भाजपा, जो पहचाने जा सकें कि ये बीजेपी की हैं, वहीं जाके आम आदमी पार्टी वाले तुरंत अपने ऑब्जेक्शंस, अपनी आपत्तियां जो है वो दाखिल करते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग को किसी भी वोटर का नाम काटने से पहले तकनीकी रूप से उसको एक तरह का नोटिस जारी करना पड़ता है कि भाई हम और जांच करनी पड़ती है कि ये जो फॉर्म दाखिल किया गया है, फॉर्म 7 दाखिल किया गया है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है। अगर विपक्षी दल नजर रखे रहेंगे तो चुनाव आयोग समरी किस्म की कार्रवाई करने में, एक शॉर्ट हैंड का मारने से चूकेगा। तो और मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और दूसरी जगहों पर आम आदमी पार्टी ने इतनी आपत्तियां की चुनाव आयोग को, उनकी कुछ आपत्तियां माननी भी पड़ी। तो इस तरह से करके ये एक जद्दोजहद जो है दिल्ली के अंदर जारी है। जी नहीं, मैं इस बात को इसलिए कर रहा था कि दिल्ली इलेक्शन में पॉलिटिकल साइड में कहीं से वो ऐसा लग रहा है कि वो त्रिकोणीय संघर्ष शायद हो जाए, क्योंकि कांग्रेस जो 15 साल राज करने के बाद धीरे धीरे पिछले 3 विधानसभा चुनाव में
इररिलेवेंट होती जा रही थी, वो एक नए रूप में उसकी पूरी ताकत से लड़ने की बात हो रही है। उसके अलग अलग कयास हैं। लेकिन जो मोदी जी जिस तरह का कल हमला किए हैं, मोदी जी जो मेरी समझ है, मोदी जी चाहते हैं या तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी, उनको कहीं से भाजपा ये नहीं चाहती कि कांग्रेस कुछ भी गेन करे, ऐसा मुझे लगता है। ये भी फैक्ट है कि अगर कांग्रेस गेन करेगी तो उसका डायरेक्ट नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, उसके वोट या उसके सीटें कम होंगी। लेकिन इसका एक पक्ष अभय भाई और भी है कि लोग इस इलेक्शन को पंजाब से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी अंतोगत्वा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही रस्साकशी है उस प्रांत में। तो मैं जरा इस पे, ये त्रिकोणीय है कि अभी भी ये आम आदमी पार्टी बहुत आगे है, बीजेपी ट्रेल कर रही है, या मतलब इसमें आपके हिसाब से इस समय क्या स्थिति है? देखिए, आज की तारीख में जो स्थिति है वो मुझे ये लगता है कि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस की कोशिश है कि इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कि वो इसको त्रिकोणात्मक न बनने दे, त्रिकोणात्मक केवल नाम मात्र की ही रहे। पिछली बार कांग्रेस को 4.25% वोट मिला था। 4.25% वोट का मतलब होता है कि हर हालत में 0% वोट मिलना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से कांग्रेस जो है वो एक वोट कटवा पार्टी बन के रह गई थी। पिछले 2 चुनावों से लगातार यही स्थिति है, एक ऐसी वोट कटवा पार्टी जो कि बिल्कुल निष्प्रभावी है। उसके बाद में जहां जहां भाजपा के उम्मीदवार जीतते हैं, अगर आप उन निर्वाचन क्षेत्रों पर गौर करें, जैसे कि 2015 में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में वो जीते थे, और 2019-2020 में वो 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जीते भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अगर आप, और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में टक्कर बहुत कड़ी हुई थी जहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन भाजपा ने बहुत नजदीकी टक्कर दी उनको। तो अगर आप उन निर्वाचन क्षेत्रों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को विधानसभा के संदर्भ में टक्कर दे पाती है, जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत अच्छा चुनाव लड़ता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आम आदमी पार्टी बचना चाहती है। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर अच्छा चुनाव लड़ेगा तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। अब कुछ जाने माने चेहरों को उतारने की कोशिश हो रही है, मीडिया के जरिए उनका नाम उभारा जा रहा है, जैसे कि अलका लांबा को लड़ाया जा रहा है आतिशी के खिलाफ, संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसी तरह मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी अभी कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी नहीं पता है। यहां हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्या भाजपा इनके खिलाफ, अरविंद के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार उतारती है, या आतिशी के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार उतारती है। अभी तक भाजपा इनके खिलाफ कौन सा उम्मीदवार उतारेगी ये स्पष्ट नहीं है। प्रवेश वर्मा अपनी तरफ से ये नाम चला रहे थे, या भाजपा वास्तव में उनके नाम को लेकर गंभीर थी, ये भी देखने की बात है। ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तब ये बात समझ में आएगी कि भाजपा वास्तव में चाहती है कि कांग्रेस इसको त्रिकोणात्मक बना पाए, या भाजपा को इसमें कोई खास रुचि नहीं है, केवल ये हम लोगों का एक विश्लेषणात्मक कयास है। मतलब तो अभी पूरी तरीके से भाजपा के रणनीतिक पत्ते इस सवाल के ऊपर खुले नहीं है। स्थिति यह है कि भाजपा ने तो अपनी उम्मीदवारों की सूचियां, जहां तक मेरी जानकारी अभी खास जारी नहीं की है उन्होंने, तो पता ही नहीं है कि वो कहां से कौन सा उम्मीदवार उतारेगी और उसका दांव क्या है। मतलब पहले हारे हुए लोगों को बनाएगी उम्मीदवार, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये अभी तक स्पष्ट होकर नहीं आया है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो हर चुनाव से पहले बहुत सारी योजनाएं उद्घाटन करने के लिए और बहुत सारी घोषणाएं वो सुरक्षित रख लेते हैं। यही उनकी शैली है। वो जानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले कुछ करने से कुछ राजनीतिक लाभ हो सकता है, तो उन्होंने वही काम उन्होंने दिल्ली में किया है। जहां तक फिक्रेबाजी का सवाल है, आपदा वगैरह का सवाल है, इस तरह का कोई ना कोई फिक्रा वो हर चुनाव के अंदर, दिल्ली में ही नहीं सारे देश में, उनके जो स्पीच राइटर्स हैं वो इस तरह का एक अच्छा सा फिक्रा निकाल के लाते हैं जिसको मोदी जी बोलते हैं, ताकि मीडिया को उसका। अब देखिए, बहुत से लोगों ने मोदी जी के भाषण की, बहुत से अखबारों ने लीड बनाई है एक ऐसे विधानसभा चुनाव में जिसको चुनी हुई सरकार के पास एक अफसर को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, एक चपरासी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। जो भी सरकार यहाँ बनेगी उसको, और इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, और इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ है। पूरी लीड बनाई है इंडियन अंग्रेजी के अखबार ने भी, हिंदी के अखबार ने भी, भास्कर ने, जिसका दावा है कि 14 करोड़ 15 करोड़ लोग उसे पढ़ते हैं भास्कर को, इंडियन एक्सप्रेस ने भी लीड बनाई है। लेकिन साथ साथ में अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है वो भी निकलकर सामने आया है। वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब जो है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा को बिल्कुल भाजपा का नतीजा यहाँ पे विनाशकारी होगा, ना उनके पास कोई चेहरा है
और ना कोई नैरेटिव है। इस बात के लिहाज से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी करने के अलावा भाजपा के पास अभी तक कुछ भी सकारात्मक नहीं है। हाँ, भाजपा ने कुछ ऐसी मीटिंगें करनी शुरू की हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी 2 की थी, जिसमें दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा जो मंत्री हैं और मनोज तिवारी, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके जरिए वो बताना चाहते हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी की तरह ही बड़ी बड़ी सब्सिडी स्कीमें लेके आने वाले हैं। इसकी झलक प्रधानमंत्री के भाषण में भी दिखाई पड़ी कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। एक उन्होंने पानी के कितने लीटर पानी फ्री मिलेगा और सस्ता पानी मिलेगा, उसकी भी उन्होंने मिकदार घोषित की है। तो ये सब भाजपा भी करने वाली है और उसका घोषणा पत्र जब निकल के सामने आएगा और उम्मीदवारों की सूची निकल के आएगी, तब चीजें ज्यादा साफ तौर पे समझ में आएंगी। अभी तो ये आज की तारीख तक ये एक घोड़े की दौड़ चल रही है। केवल आम आदमी पार्टी ही सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ रही है। वो चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है, कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है और भाजपा के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सब लोग सड़कों पर मौजूद है हमेशा, हर वक्त। आप मनीष सिसोदिया को देखिए, आतिशी को देखिए, केजरीवाल को देखिए, संजय सिंह को देखिए, ये सब लोग आपको सड़क पे मिलेंगे। सुबह उठते ही निकल जाते हैं और दिन भर मतलब जो है वो उनकी गतिशीलता जो है वो बरकरार रहती है। जी जी, मैं अबे भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, उसको भी हम लोग को, ये डल्लेवाल साहब को लेके हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए थे कि सुप्रीम कोर्ट तो अजीब तरह की बात कर रहा है, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उसको सॉल्व करने में सीरियस हो या उसको एड्रेस भी करें। सॉल्व ना भी करें तो उस समस्या को एड्रेस तो करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति वो अपने घर के लिए नहीं, जो मांग जायज है नाजायज है, हो सकती है नहीं हो सकती है, कितना हो सकती है, ये तो जब आप उसको एड्रेस करेंगे तभी बात होगी ना। मैं इस पे जरा एक आपका वो, क्योंकि किसान तो आंदोलित हो रहे हैं। अबे भाई मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरीके से इसमें मन बना चुकी है। सरकार वो किसी भी तरीके से किसानों की किसी भी मांग पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका तरीका यही है कि वो रैंडमली जब चाहेगी तो किसी फसल की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कभी बढ़ाएगी कभी बढ़ाएगी, लेकिन जो उनकी मुख्य मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी उसकी दी जाए, इसके ऊपर बिल्कुल गौर करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो किसानों को दिल्ली में किसी कीमत पे नहीं घुसने देगी, चाहे कुछ हो जाए, कितने भी उसे कांटे लगाने पड़े, कुछ भी करना पड़े। और अनशन से तो वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डल्लेवाल जीवित रहें नहीं जीवित रहें, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया पर जिस तरह का प्रचार चल रहा है, आप उस प्रचार को देखिए एक्स के ऊपर और दूसरी जगहों पर जो भाजपा के या दक्षिणपंथी हैंडल्स हैं, वो जिस तरह की बातें डल्लेवाल के बारे में बोल रहे हैं, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन लोगों का रवैया क्या है। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और चूंकि जो अनशन हो रहा है उसमें पंजाब सरकार की भी उनके स्वास्थ्य की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार की, पंजाब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल गतिरोध की स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इस तरीके का हस्तक्षेप करे कि वो केंद्र सरकार से कहे कि भाई आप कुछ कीजिए इसके अंदर, ये करने की बजाय कभी वो इनको डांटने लगता है कभी उनको डांटने लगता है, तो इससे केंद्र सरकार को बात को नजरअंदाज करने की सुविधा प्राप्त होती है। जी जी, मैं एक छोटी चीज मुझे ऐसा लगता है, डल्लेवाल का जो आंदोलन है कि प्रतिध्वनियां समाज के दूसरे हिस्सों में नहीं सुनाई पड़ रही है। जी, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में अगर उसकी कोई प्रतिध्वनि सुनाई पड़े, दिल्ली के दूसरे संगठन किसानों के समर्थन में सड़कों पे उतरे हैं, ट्रेड यूनियन संगठन सड़कों पे उतरे हैं। देखिए है क्या कि किसानों को अपनी मांगों पर जोर देने के लिए वो तो एक ऐतिहासिक आंदोलन 1 साल जो चला था वो तो हो गया, अब उस आंदोलन को दोहराया नहीं जा सकता। उसमें सरकार ने कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स, राजनीतिक गलतियां की थी सरकार ने, जिनकी वजह से किसान आ गए थे, उन्होंने नाकेबंदी कर ली थी दिल्ली की, वो नाकेबंदी दोबारा होने नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर जो दूसरे संगठन हैं, यानी दूसरे जो पेशेवर संगठन हैं, जैसे कि बैंक एम्प्लॉई हैं या और दूसरी जो ट्रेड यूनियन वगैरह हैं, किसानों को चाहिए कि उनके साथ में कुछ मोर्चे बनाएं, कुछ मोर्चेबंदी करें। जब वो मोर्चेबंदी करेंगे, वो लोग भी प्रतीकात्मक ही सही कुछ धरने देंगे, प्रदर्शन देंगे, तो उसके बाद में एक सीन बनेगा। उसमें वो सीन नहीं बन रहा है। जी, मैं एक छोटा बहुत ही संक्षिप्त एक आपसे रिएक्शन चाहूंगा।
लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जो अल्पसंख्यकों में मुस्लिम को तो इन्होंने एलिनेट किया हुआ है, बीजेपी के साथ कोई मुस्लिम नहीं है इस समय, उसी तरह से हाल की दो घटनाएं, एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरह से ये उनके उनके निधन के बाद उनके चीजों को ट्रीट किया गया, वो और डल्लेवाल साहब, ये दोनों से आपको नहीं लगता कि सिख जो, और सिख भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पंजाब का सिख है उसके उसकी दिल्ली में ठीक से उसकी कहीं ना कहीं से है और उसकी वॉइस है, ये इलेक्शन पे ये रिप्रेजेंट होगा कि मामला आया गया हो जाएगा? पंजाब की सिख तो पैसे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिखों की पार्टी नहीं मानी जाती, उसकी कोई भी उसके अंदर कोई भी घुसपैठ, कोई भी पैठ नहीं है पंजाब में सिख समाज के अंदर। दूसरे जो तराई के सिख हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, क्योंकि दरअसल उनका जो सामाजिक और आर्थिक किरदार है वो पंजाब के जाट सिखों के सामाजिक आर्थिक किरदार से बिल्कुल मिलता जुलता है। जहां तक दिल्ली के सिखों का सवाल है, दिल्ली का सिख समाज जो है वो खत्री व्यापारी इस किस्म का है। दिल्ली का सिख समाज तो वो पारंपरिक रूप से एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन देता रहा है, और कांग्रेस शीला दीक्षित के जमाने में उसने कांग्रेस को भी बहुत लंबे अरसे तक समर्थन दिया है, और पिछले दिनों भारतीय और आम आदमी पार्टी को भी समर्थन देता रहा है। इस बार वो किसको समर्थन देगा, मुझे लगता है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए, क्योंकि वो एक व्यापारी सिख समाज है, जिसके जो मजबूत और ताकतवर लोग हैं वो खत्री होते हैं। तो ऐसी स्थिति है दिल्ली में। जहां तक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए। दूसरी एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सिखों के अंदर एक मुसलमान विरोधी भावना है, क्योंकि जो मुगलों के जमाने में सिख गुरुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ वो बहुत बड़ा था। उसके बाद बंदा बैरागी के साथ में जो मुस्लिम शासकों ने दिल्ली में किया वो भी काफी भीषण और भयानक था। उसका इतिहास पूरी तरह रक्त रंजित है। तो सिखों के अंदर से उत्तर प्रदेश के सिख हैं बहुत कम संख्या में है, या दिल्ली, उन सब के अंदर ये सब भावना भी है। तो ये सारी चीजें एक जमाने में उन्हें जनसंघ की तरफ झुका देती थी एक पुराने जमाने में, और आजकल थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उनका झुकाव होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ी कुशलता से कई इलाकों में उनका समर्थन जीतने में सफलता प्राप्त की है। अब इस बार देखना है कि आम आदमी पार्टी इस मसले को कैसे संबोधित करती है, क्योंकि पंजाब के सिख जो हैं वो भाजपा के पूरी तरह खिलाफ जी। अभी भाई एक इसी से, क्योंकि डल्लेवाल साहब जो अनशन कर रहे हैं, एक अनशन पीके साहब ने शुरू किया, प्रशांत किशोर साहब ने, और प्रशांत किशोर साहब का ऑन दी फेस ऑफ इट भाई उन्होंने अपने को इतना डिस्क्रेडिट कर लिया और इतना बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वो आमरण अनशन कर रहे हैं, पहली बात तो ये लोग आमरण अनशन करके फिर 3-4 दिन बाद जूस पी के उठ जाएंगे। दूसरा, ऐसा लग रहा है जो जनरल बात चल रही है बिहार में कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, वो बीजेपी को इसलिए बीजेपी को ये कर रही है बीजेपी कि नीतीश डिस्क्रेडिट हो। नीतीश ने इसमें कुछ नहीं किया, और नीतीश को बैकफुट पे लाके इस पूरे जो एग्जाम का मामला है बीपीएससी का, उसको वो फिर से स्क्रैप करें और नया चुनाव करें। उससे सरकार की थोड़ी शिचालेदन हो, सरकार मतलब नीतीश की। प्रशांत किशोर साहब को ये भी शायद तसल्ली है कि मैं 2-4-5 दिन से ज्यादा मुझे डल्लेवाल साहब की हालत में नहीं जाना पड़ेगा, उससे पहले ही मेरा कुछ ना कुछ संकट मोचन हो जाएगा। मैं इस आमरण अनशन वो भी पीके साहब कर रहे हैं, इस पे जरा एक चीज समझना चाहूंगा, पॉलिटिकली इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं एक अपनी विफलता यहाँ पर स्वीकार करूंगा। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूं कि आखिरकार समाज के किस तबके का मुख्य समर्थन प्रशांत जी के पास है। मतलब आखिरकार बिहार एक ऐसी जगह पे है जहां आप आम आदमी पार्टी ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते जिसके पीछे कोई जात बिरादरी वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी वैसा आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता। बिहार उत्तर प्रदेश इस मामले में एक है, और बिहार इस मामले में उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा आगे है। वहां पर आपको किसी सामाजिक समूह का, किसी जाति का, किसी जातिगत समुदाय का ठोस समर्थन चाहिए, वो आपकी पीठ पे उसका हाथ होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ऊंची जातियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ताकतवर ऊंची जाति के जो ऊंची जाति के जो भूस्वामी हैं, पेशेवर लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल किन सामाजिक समूहों की पार्टी है।
ये सब हम लोगों को पता है। हमें पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कौन समर्थन देता है। प्रश्न, मेरा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो धीरे धीरे करके बनने की प्रक्रिया में है, और वो बनने की प्रक्रिया भी उनकी कुछ खास तरह की है। आमतौर पर राजनीतिक दल इस तरीके से अपने आप को नहीं बनाते जिस तरीके से बना रहे हैं वो दरअसल कहां से उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो उनके पक्ष में खड़े होंगे, जुटेंगे, या वो एक वोट कटवा बन के रह जाएंगे, और वोट भी काटेंगे तो किसके वोट काटेंगे, किसको नुकसान करेंगे, किसको फायदा करेंगे, ये चीज अभी पूरी तरीके से साफ होकर सामने नहीं आई है। मुझे लगता है कि वो प्रशांत किशोर अभी टटोल रहे हैं, उनको कई तरह के तत्वों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। उनको भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी कि शायद ये हमारे पक्ष में आए। नीतीश कुमार उनको चिंता की दृष्टि से देख रहे होंगे कि इनकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, हमारी साख गिर सकती है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे हमारा जो हमारी सरकार है, सरकार के किरदार के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। या भाजपा ये भी सोच सकती है कि अगर ये थोड़े ज्यादा बढ़े तो हो सकता है कि जो ऊंची जातियों का समर्थन है उसमें कुछ ना कुछ ये कतर विरोध कर दें, थोड़ी ही कतर विरोध कर दें किसी इलाके में। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ पानी मरेगा इसके अंदर। जी, मैं अबे भाई सिर्फ इतनी जानकारी दर्शकों को दे दूं कि जो अभी बाई इलेक्शन हुए चार पांच जगह बिहार में, उसमें जन स्वराज का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। वो कई जगह थर्ड और इस मतलब उन्होंने वोट काफी मिले उनको। खैर, मैं एक चीज और जरा उत्तर प्रदेश के आपसे बात करूं। आनंद जी, तो बाई इलेक्शन था मतलब है। दूसरी बात यह है कि जब अक्टूबर नवंबर में जाके बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जैसे ही विधानसभा का बड़ा चुनाव होता है तो वैसे ही फिर जो वोटर जो है वो पोलराइज होना शुरू होता है। वोटर जो है ना वो ध्रुवीकृत होना शुरू होता है। फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के फिर पार्टियों की दावेदारियां अलग तरह की दावेदारियां होती हैं। इस बीच में उस बाई इलेक्शन से लेके और अगस्त सितंबर तक जिस तरह की बिहार में राजनीति होगी या जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसके ऊपर हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी। उस समय हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने अगर अपनी दावेदारियों को बहुत मजबूती से जनता के सामने नहीं रख पाया तो हो सकता है कि उनकी बात को वोटर गंभीरता पूर्वक न लें। अभी वो एक बिहार की राजनीति के गंभीर खिलाड़ी हैं और वो सत्ता के कहीं ना कहीं दावेदार हैं। जब तक इस तरह की छवि उनकी नहीं होगी तब फिर उन्हें चुनाव में वोट बहुत कम मिलेंगे। जी, मैं अबे भाई एक और चीज, एक डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। आशीष सिंह पटेल जो अनुप्रिया पटेल जी के हस्बैंड हैं और शायद वर्किंग प्रेसिडेंट हैं या स्टेट प्रेसिडेंट हैं, मतलब मियां बीवी की ही पार्टी है वो दोनों। इन्होंने पहले आरोप लगाया, क्योंकि इनकी जो साली है, मतलब अनुप्रिया पटेल की जो सगी बहन है पल्लवी पटेल जी का, मैं थोड़ा बैकग्राउंड ये बता दूं। पल्लवी पटेल जी ने इलाहाबाद के सिराथू विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य को हराया, और उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी का मन में ये था कि वो मुझे इसलिए हरा पाई क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टैक्टिकली योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट था, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ी। फिर पल्लवी पटेल ने जब विधान परिषद का चुनाव हुआ उस समय उन्होंने पाला बदल के रही वो सपा में, लेकिन वोट उन्होंने दिया भाजपा के कैंडिडेट को योगी आदित्यनाथ के कहने से। फिर वो काफी लोकसभा इलेक्शन में काफी गुस्सा हो गए कि उनकी मां को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो एक अलग किस्सा। हाल के दिनों में पल्लवी पटेल जी ने आशीष मतलब अपने बहनोई के ऊपर एक आरोप लगाया कि उनके यहां बहुत भ्रष्टाचार है उनके विभाग में, जो है भी। आशीष पटेल जी ने पहले लिखित लेटर देखा और फिर वो और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने आरोप यह लगाया है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो टेररिस्ट को डील करने के लिए फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स, उससे मुझे जान का खतरा है और मेरी जान के पीछे वो लोग पड़े हैं। और उसका सीधे सीधे अर्थ है कि एसटीएफ सीधे मुख्यमंत्री के निर्देश पे काम करती है। हाल के दिनों में उसकी जो मतलब कुख्यात हुई है वो इसलिए कि बहुत से इनकाउंटर कराती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आशीष पटेल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे कहा गया भाई आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, आपने बात की है? उन्होंने कहा नहीं, जहां बात करनी थी वहां मैंने कर ली। तो इसको अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच की शैडो बॉक्सिंग जो चल रही है, कि अमित शाह लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो कुछ गलती करें। उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि
अभी तक ब्राह्मण ही गुस्सा थे कि भाई आप ऐसा ऐसा एक नैरेटिव बनाया जाता था कि ब्राह्मण बहुत गुस्सा है योगी आदित्यनाथ से, कोई राजपूतवाद चलाते हैं। अब वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश आ रही है कि नहीं, ओबीसी भी और खास करके कुर्मी बिरादरी बहुत गुस्सा हो गई है इनसे। मैं इस पूरे आशीष पटेल को अगर जान का खतरा है तो ये तो बहुत सीरियस बात है। अबे भाई देखिए, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई तो उसके बाद में भाजपा ने एक जांच शुरू की थी। उस वक्त जो लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे उनमें आशीष पटेल की आवाज भी थी। आशीष पटेल ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि वो ओबीसी लोगों का कोटा नहीं भर रही है, उसमें ईमानदारी नहीं बरत रही है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही सीधा सीधा वो आक्षेप था। उस वक्त स्पष्ट हो गया था कि वो किसके बल्लेबाज हैं, किसके कहने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उस वक्त अच्छा, उसके बाद में धीरे दूसरे उप मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया तो आशीष पटेल की उनके सामने थोड़ी औकात कम थी, तो उनकी आवाज हम लोगों को ज्यादा सुनाई देने लगी। तो उसी वक्त से योगी आदित्यनाथ के आंख में वो कांटे की तरह चुभ रहे थे कि भाई इसने हमारे ऊपर हमारी छीछा लेदर करने की इन्होंने हमारी कोशिश की। तो उसके बाद जब पल्लवी पटेल ने करप्शन का आरोप लगाया और वो भ्रष्टाचार का आरोप इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित है, आपने कहा भी कि उसके अंदर काफी सच्चाई भी है, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि भाई इनके साथ हिसाब किताब साफ किया जाए। तो वो उनकी तरफ से हिसाब किताब साफ करने की कोशिश है। लेकिन आशीष पटेल कोई उखड़े हुए नेता तो है नहीं, उनकी एक सामाजिक जड़ें भी हैं, उनकी पत्नी केंद्र में मंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनकी पार्टी का अलायंस भी है, और दूसरे भाजपा के आला कमान में वो अमित शाह के लिए बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो स्थिति ऐसी बनती है कि एक दूसरे की छीछालेदर हो रही है और इसमें गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ना तो एसटीएफ के खिलाफ बयान देने से कि मुझे गोली मार देंगे ये लोग, ये कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, ना तो इस आरोप के जवाब में योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ना योगी आदित्यनाथ को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने दी जाएगी, ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई केंद्र कार्रवाई करने की स्थिति में है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां पर अपनी पसंद बता दी है कि भाई उत्तर प्रदेश में इन्हीं को मुख्यमंत्री रहना है, इनको बदलना नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, जो अंदरूनी भयंकर रूप से सरकार में गुटबाजी है, उस गुटबाजी की चलते अफसरों की बनाई है, जो मन में आए अफसर उसी तरीके से सरकार चला रहे हैं। अलग अलग गुटों के भी अफसर हैं, सब एक दूसरे की खींचतान है और माल पानी कमाया जा रहा है लगातार। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है। न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस परिस्थिति को बदलने या बदलवाने के लिए तैयार है, न ही नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई निर्णायक हस्तक्षेप हो रहा है ताकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो सब कुछ ठीक ठाक कर सकें। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी होगा, और आगे आके अगर वो ठीक नहीं किया गया तो 2029 में भी उनका नुकसान होगा। तो केवल मुख्यमंत्री का काम एकमात्र रह गया है कि मुसलमानों को गाली देना। मुख्यमंत्री मुसलमानों को गाली देते हैं और उनकी सरकार में जो एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, जूतों में दाल बटी जा रही है, उसका हल किसी के पास नहीं है। व्यावहारिक रूप से देखें तो जिस वक्त जांच चल रही थी, यानी हार के कारणों की जांच चल रही थी, उस वक्त जो स्थिति थी तकरीबन उत्तर प्रदेश में, आप मेरी बात की शायद तस्दीक करेंगे, लगभग वैसी ही स्थिति है, बस मीडिया ने उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट करना बंद कर दिया है। जी, और एक बात अब धीरे धीरे सार्वजनिक हो गई है कि सही बात यह है कि पूरी तरह से नौकरशाहों के हाथ में उत्तर प्रदेश है। पैसे की जिस तरह से कमाई हो रही है, पहले लोग नेताओं को गाली देते थे, मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे नेताओं की कमाई इस समय कम है, मतलब जो मंत्री लोग हैं उनके सेक्रेटरी और उनके अधिकारियों की कमाई इस समय ज्यादा है। अबे भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।